और अभी जी आपकी दांतों की सेहत के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेगमेंट खास तौर पे आज दांतों की सेहत के बारे में रखा गया है कि हमने आज बात करनी है खूबसूरत सेहतमंद मुस्कुराहट। आपको पता ही है हर उम्र के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और जब आपके दांत बहुत प्यारे होते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लग जाते हैं। खूबसूरत दांत ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला जो है ये उनकी बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत का ख्याल रखना है, इसकी केयर करनी है, इसकी सफाई का हमने किस तरह से और क्या करना है। और फिर जदीद इस वक्त जो डिजिटल डेंटिस्ट्री है, इसने दांतों के इलाज को पहले से ज़्यादा किस तरह से तेज़, महफूज और इंतहाई दुरुस्त बनाती है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, जैसे डेंटल इम्प्लांट्स गुमशुदा दांतों का कुदरती और देरपा हल बताया जाता है, और बड़े इलाज हैं। अब मतलब अल्लाह ना करे अगर दांत ख़राब, और आजकल आपको पता ही है दांत जो हैं, जिस तरह के हमारे हेल्दी खूबसूरत अच्छे दांत अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि सेहतमंद दांत हैं और हुआ करते थे, उस तरह से अब हमारे बच्चों के वैसे दांत नहीं हैं। क्या हमारी डाइट्स हैं, हमारी रूटीन है, हम अपने बच्चों को क्या उनकी केयर नहीं करते हैं, उनकी दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये एक माहिर डेंटिस्ट ही हमें बता सकते हैं। और अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर ये जदीद डेंटल टेक्नोलॉजी जो है ये किस तरह से हमें इससे रिलीफ देती है, हमारे दांतों की खूबसूरती को वापस देती है हमें, और हमारे दांत सेहतमंद और खूबसूरत बनाते हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद है मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर राना अली रियाज को हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज डिजिटल ये जो डेंटिस्ट्री है क्या है ये, और इसने रिवायती दांतों के इलाज के मुकाबले में क्या एक डिफरेंट दिया है, और जो जिनको प्रॉब्लम है दांतों का, किस तरह से आपके दांतों को हेल्दी बनाती है? बेसिकली जो डिजिटल डेंटिस्ट्री है ये एक कोई मशीन नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। इसमें हम जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करके हमने आपकी जो सर्जरीज़ हैं उनको प्री ऑप प्लानिंग पे ले गए हैं। सारी सर्जरीज़ हम पहले से प्लान करते हैं। आपका जो पूरा चेहरा है और हड्डी है और जो टिश्यू है वो हमारे पास डिजिटली कंप्यूटर में आ जाता है। तो हम सारी प्लानिंग सर्जरी की उससे करते हैं, और इसमें सीटी स्कैन्स का इस्तेमाल होता है, 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, और इसकी वजह से जो एक्यूरेसी और एफिशिएंसी है ट्रीटमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ तक है कि हमें कोई कट्स वगैरह नहीं लगाने पड़ते, ब्लीडिंग बहुत कम हो गई है, और पेशेंट की जो बगैर सर्जरी एग्जैक्टली लेज़र के थ्रू थ्रू अ स्टेंट हम पहले उसको एक गाइड तैयार करते हैं, क्योंकि हमने सारी प्लानिंग कंप्यूटर में कर ली हुई है। तो उसके बाद हम वो मुंह में स्टेंट रख के हम एक्यूरेटली सिर्फ इम्प्लांट जो है वो हड्डी के अंदर भेजते हैं। दैट्स इट। हमने कोई कट्स नहीं उठाने, कोई फ्लैप्स नहीं रेज करने, कुछ भी नहीं करना। तो इसकी वजह से फिर हीलिंग प्रोसेस नहीं होता। और एनेस्थीसिया भी नहीं देते फिर आप लोग? नहीं, एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जो सिर्फ एक टीका होता है। हाँ। मतलब उतना सा एरिया ही सुन जनरल करते हैं। नहीं लोकल, बस वो सुन करना है उस वाले आपके हिस्से को, हाँ और जहाँ पे आपने इम्प्लांट करना है बिल्कुल ऐसे पेनलेस हो जाता है। तो कितनी देर का ये प्रोसीजर होता है, और एक इम्प्लांट ऑलमोस्ट सर्जरी कंप्लीट होती है? 20 इसको मिनट। सर्जरी कह सकते हैं ना? इट्स अ सर्जरी। सर्जरी हाँ ना, बेसिकली आप लेकिन इसमें कोई वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, कट हम नहीं लगाते हैं, स्टिचेस वगैरह, क्योंकि ये लेटेस्ट एडवांसमेंट है। पहले ये प्रॉपर सर्जरी पूरा आपका गम टिश्यू काट के हड्डी को बिल्कुल नेकेड करके उसके अंदर ये एक टाइटेनियम स्क्रू होता है जो एक असल दांत का नेमो बदल है। तो उसको हमने हड्डी के अंदर पहुंचाना होता है, जिसके ऊपर बाद में हम एक क्राउन लगा देते हैं, दांत लगा देते हैं, जो बिल्कुल ही जिस तरह नेचुरल दांत होता है उस तरह एक्ट करता है। मगर क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और लेटेस्ट जो तरीके हैं उसमें सर्जरीज को मिनिमलिस्टिक किया जा रहा है और कम इन्वेजिव किया जा रहा है, तो इसलिए फिर हमें ज़्यादा इसमें कटिंग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, आप हमें ये भी बताइएगा डॉक्टर राना अली रियाज साहब, ये आजकल इसको 3D स्कैनिंग भी कह सकते हैं, डिजिटल एक्सरे, इसमें कैम, CAD टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत जैसे AI दांतों के इलाज को किस तरह से ज़्यादा महफूज और ये तमाम तो जो भी प्रोसीजर आप बता रहे हैं इसको मौसर बनाता है, ये सब वही है जो आप बता रहे हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल वही है जी। इसमें असल में यह है कि पहले अंदाजे से काम होता था और उसी टाइम रियल टाइम में डिसीजन मेकिंग होती थी। अब क्योंकि हमारे पास सब कुछ पहले से आ जाता है तो हम उस पर प्लानिंग पहले से करके सारा होमवर्क करके वी एंटर इनटू द सर्जरी। इसकी वजह से ह्यूमन एरर जो एक सर्जन एंड से होता है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो गया। हाँ जी बिल्कुल। और जो ये कैट कैम वगैरह आपने टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया, इसके थ्रू जब कैट कैम है जिसके थ्रू जब दांत बन के आते हैं तो वो बहुत ही एक्यूरेट और बिल्कुल ओरिजिनल दांत की तरह के होते हैं। वो मटेरियल कौन सा होता है वैसे? अभी जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मटेरियल है वो जिरकोनियम है।
तो बेसिकली इट्स अ ब्लॉक, पत्थर होता है, अच्छा उसको तराश के आपका दांत बनाया बिल्कुल जाता है। दांत बना देते हैं। बिल्कुल दांत बनाते हैं। और अब उसमें मल्टी लेयरिंग आ गई है कि वो एक मोनोटोन नहीं होता, एक रंग का नहीं होता। बेसिकली साइड से वो थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, जिस तरह आपका ओरिजिनल दांत होता है, तो वो डिफरेंट शेड्स में होता है ताकि बिल्कुल नेचुरल लुक दे। बिल्कुल वाइट ना लगे, लगे ना कि आपने नकली प्लास्टिक ना दांत लगे। लगाया हुआ जी, है ना। exactly। पहले ऐसा होता था ना, पहले अगर ऐसे किसी होता के था, नकली हाँ दांत होता। और मैंने तो कुछ लोगों के वो भी देखे, सोने के दांत भी होते थे पहले। हाँ जी। वो जो गोल्डन कलर की कैप ऊपर चढ़ाई होती थी, तो पता वो ज़ाहिर है बच्चा, हम बहुत छोटे थे तो हम सुनते थे कि फलां का सोने का दांत। हाँ, बिल्कुल। फिर हम स्पेशली देखने जाते थे कि सोने का दांत कैसा अब तो डायमंड वगैरह दूसरे मटेरियल्स डायमंड वगैरह भी भी है? हाँ लोग लगवाते हैं बीच में। Oh my God। सिर्फ एस्थेटिकली कुछ लोगों को पसंद है, फैशन फैशन है, दैट्स इट। उसका कोई मेडिकल यूज नहीं है। मेडिकल यूज़ नहीं है। तो वो गोल्ड का था, गोल्ड का था, डायमंड का नहीं था। अच्छा, तो डायमंड क्या उस पे चिपका देते हैं कि वो क्या उसका हाँ, क्या? अब समझ लें कि बीच में थोड़ी सी जगह बना के उसके अंदर डायमंड फिट करके उसको वो कर देते हैं। खुदा की पनाह है। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट्स किन अफराद के लिए बेहतरीन इंतखाब होते हैं? बेसिकली जिसके भी मुंह में दांत नहीं है वो क्योंकि देखें दांत ना होना एक आगाज़ है बहुत सी बीमारियों का। जब आपके पास शुरू में आपके पास कोई दांत नहीं होगा तो अगले पिछले दांत उस जगह मूव करेंगे। ऊपर वाला दांत अगर नीचे मिसिंग है तो ऊपर वाला नीचे को आएगा और सारे मुंह में स्पेसिंग क्रिएट होगी। उस स्पेसिंग की वजह से मसूड़े की बीमारियां स्टार्ट होंगी, एस्थेटिक्स आपके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और फिर क्या होगा कि आप वहाँ से खाना उस साइड से छोड़ नहीं देंगे। खा पाते आप। ठीक है, आप दूसरी साइड से खाने लग चबाना जाएंगे, ज़्यादा शुरू कर देते दूसरी साइड पे लोड डबल हो जाएगा, उसकी अंदर भी खराबियां तेज़ी से बढ़ने लग हैं। ऐसा जाएंगी। ही है। फिर जब आप मुंह से प्रॉपर च्यूइंग नहीं कर सकते तो आप बड़े टुकड़ों में खाना स्टमक में लेके जाते हैं। अब स्टमक इज नॉट डिजाइन टू डाइजेस्ट लार्ज बोलस, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्जैक्टली। फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स और फिर बहुत सी बीमारियां दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक, राइट। तो फिर उसमें ये होता है कि इसलिए हमने दांतों को एक फुल डेंटिशन मेंटेन रखनी है। सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अपने दांतों का इलाज टाइमली कराएं जितना अर्ली हो सके और उन असल दांतों को मेंटेन रखें। मगर अगर ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपका दांत जो है वो आपने लूज कर दिया है तो अब ये इम्प्लांट्स लगा के आपने उसको मेंटेन रखना है। इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट और ये बहुत ज़रूरी है। और ये पेनफुल नहीं होता है? नहीं, पेनफुल नहीं होता। और अगर आप इम्प्लांट करते हैं दांत तो फिर कितने अरसे बाद पेशेंट जो है बिल्कुल वो ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है? अच्छा, इसमें हम इमीडिएट लोडिंग भी करते हैं कि अगर हमने इम्प्लांट लगाया है तो उसी दिन हम 1-2 दिन बाद उसमें दांत लगा देते हैं। बट अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इट्स प्रेफरेबल कि हम 2 महीने बाद उसके ऊपर क्राउन दें, क्योंकि वो उतनी देर में हड्डी जो है वो उसके इर्द गिर्द ग्रो करती है। हाँ, और उसको अपना स्पेशली गम्स भी ग्रो करते हैं। तो लेकिन वो तो आप कह रहे हैं कि वो स्टोन होता है वो दांत? नहीं, वो गम के ऊपर स्टोन। अच्छा। तो बेसिकली ऊपर बीच में हड्डी, हड्डी के अंदर आपका इम्प्लांट होगा, उसके ऊपर गम होगा और उसके ऊपर दांत होगा। अच्छा। तो बेसिकली वो उसी तरह एक्ट करेगा जैसे ओरिजिनल दांत होता है। इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा होती है, मिनिमम 20 साल। और अगर आप अपनी सफाई मेंटेन रखें तो ये आगे लंबा अरसा भी चलता है। बहुत महंगा है ये? नहीं, नॉर्मल है ये? नॉर्मल देखिए, मतलब दूसरे कहते हैं ना दांतों का इलाज तो बहुत महंगा होता है, लोग इसीलिए ज़्यादा फिर प्रेफर भी नहीं करते बेचारे। वो कहते हैं ठीक है दांत निकलवा दिया काफ़ी है, लगवाना इतना ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर आप उसकी लॉन्ग टर्म उसकी आप बजटिंग करें तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई चीज़ 20 साल 30 साल के लिए लग रही है और फिर उसके आपकी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा एक दांत अगर एक दाढ़ किसी की निकल गई है, उसने इम्प्लांट करवानी है जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं, तो कितने में उसे पड़ेगा? बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80,000 एंड इट गोज अप टू फिर वो जो भी आप जिस कंपनी का इम्प्लांट कौन सी कंट्री से आ रहा है इस तरह, तो इट गोज अप टू 3 lakhs। ठीक है, तो बट जो एक अच्छा इम्प्लांट है वो लाख और 1.5 लाख की रेंज के बीच में हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा ही है। कोई खुदा न खासा कभी कोई ऐसा केस में ना वो सही इम्प्लांट हुआ हो और इसमें सिर्फ हमें एक हिंड्रेंस आती है, वो है शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर। तो शुगर हमारे लिए मसला नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स में हमें मसला आता है। इसलिए हम पहले उनकी शुगर मैनेज करते हैं, शुगर कंट्रोल करवाते हैं और फिर हम उसमें इम्प्लांट लगाते हैं। सिर्फ यही एक हमें इशू पेश होता है। हाँ जी, वरना इसका सक्सेस रेट इज़ फ्रॉम 95 to 98%, विच इज़ वेरी गुड इन मेडिकल साइंस। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी शख्स के एक
या एक से बहुत सारे केसेस में मैंने ये भी देखा है कि उन बेचारों के दांत होते ही नहीं है पूरे सारे, पता नहीं क्या वजह होती है, गिर जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? उनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, या उनकी अपनी कोई ऐसी खामियां होती हैं, वो सही दांतों की केयर नहीं करते हैं? इसमें बहुत से और उनकी रीज़न। एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब अंडर 50 होते हैं वो। हाँ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, बट जो मेजर रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है दांतों की सफाई ना रखना। तो बेसिकली आप सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज़ आपने ब्रश करना है, फिर फ्लॉस करना है, एंड नंबर थर्ड इज़ स्केलिंग। स्केलिंग को यहाँ पे हम बहुत ही उसको अंडर वैल्यू करते हैं और हम उसका बिल्कुल नहीं ख्याल रखते। असल में स्केलिंग एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो वो हमें चाहिए होता है बोन और गम की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आप ब्रश तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अंडर दी गम जो बैक्टीरिया और वो टार्टर जिसको हम कहते हैं वो इकट्ठा हो रहा है, वो सिर्फ स्केलिंग से ही जाएगा। अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपके मसूड़े सूजने लग जाएंगे। मसूड़ों से खून आना इसकी पहली अलामत है, और जब मसूड़ों से खून आने लग जाएगा तो उसके बाद हड्डी जो है वो खुरने लग जाएगी, हड्डी का लेवल नीचे जाने लग जाएगा, घुलने लग जाएगी। और जब देखें हड्डी ने पकड़ा हुआ है दांतों को, तो जब बुनियाद ही वीक हो जाएगी, बुनियाद नीचे तो दांत एग्जैक्टली। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, और ये जो डॉक्टर से स्केलिंग होती है ये लाजमी हर 6 माह बाद लाजमी करवाएं। 6 माह बाद करवानी चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने तो ये भी सुना है कि स्केलिंग जो है आपके जो असली दांत होते हैं उनको डैमेज करती है, उनको खराब कर देती है। ये बहुत बड़ा मिथ है और इसकी वजह से काफ़ी लोग सेहतमंद ज़िंदगी से दूर हैं। हाँ। और इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सी रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड आप दुनिया को देखें और वो सारे इसी तरीके पे चल रहे हैं। स्केल अगर आपने बहुत लेट करना है तो साल में एक दफ़ा तो लाजमी करवाएं ना। हाँ, साल में एक दफ़ा तो। अच्छा, डॉक्टर ये भी बताइएगा हमें कि ब्रेसेस लगवाने की नौबत किन अफराद को पेश आती है जिनके दांत टेढ़े होते हैं कुदरती तौर पे, जिन बच्चों के थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, तरतीब में लाने के लिए वो करवानी पड़ती है, और किस उम्र में इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, कितने अरसे तक करवानी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा अक्सर ब्राइड्स को, ग्रूम्स भी इवन शादी से पहले उनको ये होता है कि हम अपनी शादी पे बहुत खूबसूरत और स्पेशल नज़र आएँ, तो वो शादी कुछ अर्सा पहले वो लगवा लेते हैं। जी। तो क्या रिकमेंड करते हैं इसमें? देखें, दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपने ट्रीटमेंट कराना है। एक है एस्थेटिक वजह, जिसमें यह है कि अगर आपके दांत टेढ़े हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, आप मुस्कुराते नहीं हैं, आप खुल के बात नहीं करते हैं कहीं पे भी, तो आप उसके लिए एक तो ये करवाएंगे। बच्चों में भी काफ़ी हम ये देखते हैं कि बच्चों के तो अब दांत बेतरतीबे से ही हैं वैसे वो उनके दांत देख के तो समझ भी नहीं आता, ये हमारे बच्चे हैं, हमारे इतने अच्छे दांत। उसकी वजह यह है कि बहुत हार्ड फूड नहीं हम बच्चों को देते। हाँ। तो बेसिकली हार्ड फूड की वजह से हड्डी ग्रो करती है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है हड्डी ग्रो करती है तो दांतों को प्रॉपर जगह मिलती है बाहर आने की, मगर क्योंकि हड्डी का साइज प्रॉपर नहीं होता तो वो फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद अगर मेडिकली कई लोगों को इन्हीं टेढ़े दांतों की वजह से खाने में प्रॉब्लम होती है, लिंग्विस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है, बोलने में मसला होता है, तो उन अफराद ने भी इसको दांतों को सीधा करवाना है। इसकी बेहतरीन एज होती है 12 से 14 साल, क्योंकि उस टाइम में बच्चे की हड्डी जो होती है वो बिल्कुल उस मुकाम पे होती है जहाँ पे हम उसको अच्छी शेप दे सकें। और ये एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 इयर्स ये आपका ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग आपके दांत कितने ख़राब हैं वो ये आप उसका दुरानिया हो सकता है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपके आने के लिए। डॉक्टर राना अली रियाज साहब, मारूफ डेंटल, हमारे साथ थे। उन्होंने आजकल जितने भी जदीद तरीक़े हैं हमने उनसे जाने। आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, अगर खुदा न खासा डैमेज हो गए हैं तो फिर ये जदीद तरीक़े हैं, इसके थ्रू इनको अपना करके ट्रीटमेंट करवा के अपने दांतों की खूबसूरती को वापस ला सकते हैं।